नमस्ते बच्चों। मैं मनीषा गोखले आशीष हिंदी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं आपकी पाठ्यपुस्तक गंगा से पद्य खंड से दूसरी कविता या पाठ 9 राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स और टेक्सचुअल एक्सरसाइज सभी हम आज डिस्कस करेंगे। इस पद्य या कविता को लिखा है तुलसीदास जी ने। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला टॉपिक है रचना से संवाद। इसमें पहला है मेरे उत्तर मेरे तर्क, मतलब जो एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं उनके आपको उत्तर तो देना है, साथ ही साथ रीजन भी देना है कि आपने वह ऑप्शन क्यों चुना। मतलब सभी विकल्पों में से जो सही विकल्प या सही ऑप्शन आप जो चुनेंगे उसका रीजन भी आपको देना है। निम्नलिखित प्रश्नों के सटीक उत्तर चुनिए और यह भी बताइए कि आपको ये उत्तर उपयुक्त क्यों लगते हैं। पहला है पितु समेत कही कही निज नामा, लगे करन सब दंड प्रणामा। यह पंक्ति सभा में उपस्थित लोगों की किस मन स्थिति को दर्शाती है। तो देखिए, जब परशुराम उस सभा में आए तो उनका भयानक रूप देखकर और उनका क्रोधी स्वभाव सभी को मालूम था, इसलिए सभी लोग डर गए थे। तो यह स्थिति आदर और सम्मान को नहीं दर्शाती। आदर और सम्मान से भी ज्यादा भक्ति और श्रद्धा को भी नहीं दर्शाती, बल्कि भय, शिष्टाचार मतलब मैनर्स, तहजीब, बात करने का तरीका या किसी के साथ मिलने का तरीका, तो यह दर्शाती है कि उनको पता है कि जब कोई ऋषि मुनि आए तो उनसे किस तरह से बात करनी चाहिए, किस तरह से उन्हें रिस्पेक्ट देनी चाहिए, और साथ ही साथ उसमें भय भी दिखाई देता है। यहाँ पर चौथा ऑप्शन है प्रेम और सहिष्णुता, यह भी सही नहीं है क्योंकि सहानुभूति या सहिष्णुता का भाव वहां पर नहीं था। दूसरा प्रश्न है जनक बहोरी आई सिरुनावा, सिय बोलाई प्रणामु करावा। पंक्ति से राजा जनक के व्यवहार की कौन सी विशेषता उद्घाटित होती है, मतलब उनके नेचर की कौन सी क्वालिटी हमें दिखाई देती है। संवेदनशीलता, क्या किसी की परेशानी के प्रति वो संवेदनशील थे? नहीं। शिष्टता, शिष्टता मतलब वही मैनर्स, तहजीब, बात करने का तरीका। सहनशीलता, वो सहन नहीं कर रहे थे। उदासीनता, वो ध्यान नहीं दे रहे थे, यह भी बात नहीं है। तो इसमें सही उत्तर होगा शिष्टता, मैनर्स। भले ही वो राजा थे, राजा कोई होता और अगर वो घमंडी होता तो वो चाहता कि उसे सभी प्रणाम करे, पर वो बहुत समझदार, विनम्र स्वभाव के थे, इसलिए उन्होंने शिष्टता का परिचय दिया, मैनर्स दिखाए और खुद उठकर बाहर आके उन्हें नमस्कार किया और सीता को बुलाकर भी उससे प्रणाम करवाया। तीसरा प्रश्न है अतिरिस बोले वचन कठोरा, जनक के प्रति परशुराम के कठोर वचन बोलने का मूल कारण क्या था। देखिए, जनक ने उन्हें आदर दिया, सम्मान दिया, उन्हें नमस्कार किया, पर फिर भी जनक से वो इतने कठोर वचन क्यों बोले? इसका कारण क्या था? आदर सत्कार मिला नहीं? आदर सत्कार तो उन्हें मिला था। जनक द्वारा समाचार छुपाना नहीं, बल्कि जनक ने तो सारा समाचार उन्हें कह सुनाया था। फिर किस बात से वो गुस्सा हो गए थे? शिव धनुष का खंडित होना, मतलब टूट जाना। अन्य राजाओं की सभा में उपस्थिति से उन्हें कोई इशू या कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तो सही उत्तर होगा शिव धनुष का खंडित होना। चौथा प्रश्न है राम का कथन होई ही केहू एक दास तुम्हारा, उनके व्यक्तित्व की किस विशेषता को दर्शाता है। तो राम के व्यक्तित्व की, उनकी पर्सनालिटी की हमें क्वालिटी बताना है जो हमें उनके इस डायलॉग से, इनके उस उत्तर से समझ में आती है। कूटनीति और चतुराई नहीं, बिल्कुल सिंपल थे राम, उनमें किसी भी तरह की कूटनीति और चतुराई नहीं थी। विनम्रता और मर्यादा, हाँ, उन्होंने धनुष तोड़ा था तो उसका उन्हें घमंड नहीं था, और वो जानते थे कि किसी ऋषि मुनि से या जब कोई व्यक्ति क्रोधित हो तो उसे किस तरह से बात करनी चाहिए। तो उन्होंने आदर के साथ, नम्रता के साथ उनसे बात की। त्याग और समर्पण नहीं, यहाँ उन्होंने किसी प्रकार का त्याग समर्पण नहीं किया, और ना ही आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस और दृढ़ता दिखाई। इस तरह का व्यवहार तो लक्ष्मण का दिखाई देता है। फिर पांचवा प्रश्न है सुनी मुनि वचन लखन मुसुकाने, बोले परसुदहि अपमाने। लक्ष्मण के मुस्कुराने और उपहास भरे वचनों का क्या कारण था? वो सभा में अपनी श्रेष्ठता नहीं सिद्ध करना चाहते थे। उन्होंने जो मजाक उड़ाया परशुराम जी का और जो मुस्कुरा कर वो बोले, ना ही वो राम के प्रति अपना प्रेम प्रदर्शित करना चाहते थे। ये भी नहीं था कि वो परशुराम की शक्ति से अनभिज्ञ था, सभी को पता था कि परशुराम कितने शक्तिशाली है। वो परशुराम को चुनौती देना चाहते थे कि हमने तोड़ा है तो इसमें गलत क्या किया है। हाँ, हमने तोड़ा है, राइट। तो वो चुनौती, चैलेंज देना चाहते थे।
चलिए आगे देखते हैं। अगला टॉपिक है मेरी समझ मेरे विचार। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, अपनी समझ से अपने आंसर देना। जैसे कि नीचे दिए गए प्रश्नों पर चर्चा कीजिए और उनके उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न है, अरध निमेष कल्प समबीता पंक्ति का भाव स्पष्ट करते हुए बताइए कि कविता में यह किसके संदर्भ में कहा गया है और क्यों। तो यह कहा गया है सीता के संदर्भ में। जब परशुराम जी ने भूमि पर गिरा शिव धनुष का खंड देखा तो वे बहुत क्रोधित हो गए और उन्होंने कहा कि यदि जनक उस व्यक्ति का नाम नहीं बताएंगे तो वे उनके राज्य की सारी धरती को उलट कर रख देंगे। उनके क्रोध को देखकर सीता व्याकुल और चिंतातुर हो गई। आगे क्या होगा यह सोचकर वह चिंतित थी और इसलिए उसे आधा क्षण भी एक युग के समान लग रहा था। दूसरा प्रश्न है, सो बिलगाऊ बिहाई समाजा न त मारे जेहही सब राजा। पंक्ति के आधार पर बताइए कि परशुराम द्वारा दी गई इस चेतावनी का सभा में उपस्थित राज समाज पर क्या प्रभाव पड़ा होगा। तर्क सहित उत्तर दीजिए। तो देखिए, जब परशुराम ने कहा उस व्यक्ति को जिसने की शिव धनुष को तोड़ा है उसे सबसे अलग करके मेरे सामने खड़ा करो, नहीं तो मैं सारे राजाओं को मार दूंगा। तो उनके ये वचन सुनकर सभा में उपस्थित जो सारे राजा थे वे बहुत भयभीत और चिंतातुर हो गए। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए और ना ही किसी में इतना साहस था कि आगे आए और उत्तर दे। हाँ, कुछ कुटिल और चालाक राजा थे जो मन ही मन खुश हो रहे थे क्योंकि वे राजा जनक और राम से ईर्ष्या करते थे। वे स्वयं तो शिव धनुष नहीं तोड़ पाए थे, लेकिन राम के प्रति उनके मन में क्रोध और ईर्ष्या का भाव था क्योंकि सीता उससे मिलने वाली थी। तीसरा प्रश्न है, तुलसी राम ने राम और लक्ष्मण के माध्यम से एक ही परिस्थिति के प्रति दो अलग अलग प्रतिक्रियाएं दिखाई हैं। आपकी दृष्टि में परशुराम के क्रोध को शांत करने के लिए राम का विनय का मार्ग उचित है या लक्ष्मण के तर्क का? अपने उत्तर का उचित कारण और तर्क भी प्रस्तुत कीजिए। तो मेरे हिसाब से भी राम का जो विनय मार्ग है वो ज्यादा उचित है, क्योंकि जब कोई मतक्रोधी व्यक्ति हो या बहुत गुस्से में हो और उसके साथ अगर हम व्यंग पूर्ण सरकासम का यूज करें या तर्क वितर्क आर्ग्यूमेंट करें तो वह और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है, क्रोधित हो जाता है, क्योंकि उस समय उनका मन इतना शांत नहीं होता है कि वो उस तर्क पर विचार कर सके, जो हम रीजन दे रहे हैं उसके बारे में सोच सके। तो वहीं जब विनयपूर्ण व्यवहार किया जाता है तो उनकी जो गुस्से की आग है, जो क्रोधाग्नि है, वो शांत करने में यह पानी की तरह काम करता है, उसे ठंडा कर देता है। तो विनम्रता से क्रोधी व्यक्ति का मन शांत होने लगता है और फिर शांत मन से वह परिस्थिति और कारण को अच्छे से समझ सकता है। चौथा प्रश्न है, हृदय न हर्षु विषादु कछु बोले श्री रघुवीरु। श्री राम के हृदय में न हर्ष था न विषाद। यह उनके व्यक्तित्व के किन गुणों को दर्शाता है? उनके भावनात्मक संतुलन इस पूरे पाठ में उन्हें अन्य पात्रों से अलग कैसे स्थापित करता है। तो देखिए, जहाँ श्री राम का जो यह व्यवहार था वो उनके शांत संयमित व्यवहार और भावनात्मक संतुलन को दर्शाता है। जहाँ एक और सभा में उपस्थित सभी राजा डर गए थे, वहीं दूसरी ओर राम बड़े निर्भीक और शांत थे। जहाँ लक्ष्मण परशुराम के साथ तर्क वितर्क कर रहा था जिससे उनका क्रोध और अधिक बढ़ रहा था, वहीं राम के विनम्रता पूर्ण दिए गए उत्तर और आदर पूर्ण व्यवहार से उनका क्रोध थोड़ा शांत हुआ था। इस तरह उनका संयमित और मर्यादा पूर्ण व्यवहार उन्हें अन्य पात्रों से अलग बनाता है। अगला टॉपिक है मेरी कल्पना मेरे अनुमान। तो आपको इमेजिन करना है और एक अनुमान करना है, एक अंदाजा लगाना है और उत्तर देना है। तो नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर अपनी कल्पना और अनुमान के आधार पर दीजिए। कल्पना कीजिए कि आप जनक की सभा में उपस्थित एक राजा हैं। परशुराम जी के आगमन से लेकर उनके गमन तक की कथा अपने शब्दों में लिखिए। तो आप इस तरह से लिख सकते हैं कि राजा जनक की सभा में सीता स्वयंवर का आयोजन था। सभी देशों के राजा एकत्रित हुए थे। सभी ने शिव धनुष को तोड़ने का प्रयत्न किया। मैंने भी अपना भाग्य आजमाया पर सफलता हाथ ना लगी। राम ने उसे तोड़कर सीता से स्वयंवर किया। तभी शिव धनुष के टूटने की खबर मिलते ही क्रोधित परशुराम जनक की सभा में आए। उनके भयावह रूप और क्रोध को देखकर सभी राजा डर के मारे खड़े हुए। सभी ने अपना परिचय देकर उन्हें दंडवत प्रणाम किया। राजा जनक भी वहां आए, उन्हें प्रणाम किया। सीता से उन्हें मिलवाया। सीता ने उन्हें प्रणाम किया। परशुराम ने उन्हें आशीष दिया। ऋषि विश्वामित्र ने भी राम लक्ष्मण को उनके चरणों में भेजकर उनका आशीर्वाद दिलवाया। फिर जब परशुराम ने जनक से सभा में इतनी भीड़ का कारण पूछा तो जनक ने सीता स्वयंवर का समाचार सुनाया। जब परशुराम ने शिव धनुष के खंड को जमीन पर पड़ा देखा तो वे बहुत क्रोधित हो गए और जनक से बोले कि जिसने यह शिव धनुष तोड़ा है उसे मेरे सामने लाओ, नहीं तो मैं तुम्हारे राज्य की जमीन को उलट कर रख दूंगा।
दूंगा। राजा जनक डर गए और कुछ ना बोले। सीता की माता रानी सुनैना और सीता भी घबरा गए। तभी राम आगे आया और उसने परशुराम से विनम्रता पूर्वक कहा, प्रभु, जिसने यह धनुष तोड़ा है वह आपका ही कोई दास है। आप जो आज्ञा देना चाहते हैं वह मुझसे कहिए। तब परशुराम जी बोले कि जो मेरा सेवक होगा वो मेरी सेवा करेगा, न कि शत्रु के समान कार्य करेगा। जिसने धनुष तोड़ा है वो मेरे सबसे बड़े शत्रु सहस्त्रबाहु के समान है। उसे इन सभी से अलग करके मेरे सामने लाओ, नहीं तो मैं सभा में उपस्थित सभी राजाओं को मार डालूंगा। अब परशुराम की क्रोधपूर्ण बातें सुनकर लक्ष्मण को भी क्रोध आ गया और वे अकड़ कर बोले कि उन्होंने बचपन में कितने सारे छोटे धनुष तोड़े थे, लेकिन उन्होंने कभी इस तरह क्रोध नहीं किया, तो इस धनुष से उन्हें इतना प्यार क्यों है? तो लक्ष्मण की व्यंग्यपूर्ण बातें सुनकर परशुराम जी का क्रोध और अधिक बढ़ गया। वे बोले कि काल लक्ष्मण से ऐसी बातें कहलवा रहा है, वह होश में नहीं है। सभी जानते हैं कि ये कोई छोटा मोटा धनुष नहीं बल्कि शिव धनुष है। अंत में राम के विनय और विश्वामित्र के समझाने और राम की शक्ति की परीक्षा लेने के बाद उनका क्रोध शांत हुआ और उन्होंने राम और सीता को आशीर्वाद दिया और वहां से चले गए। दूसरा प्रश्न है, अति डरु उतरु देत नृप नाही, कुटिल भूप हर्षे मन माही। जनक द्वारा डर से चुप रहने पर अन्य राजा मन में प्रसन्न क्यों हो गए? देखिए, ये मनुष्य का व्यवहार है जो दूसरे की खुशी से कई बार जलता है। तो जनक के डर से चुप रहने पर कुछ कुटिल और चालाक राजा मन ही मन खुश हो रहे थे, क्योंकि वे राजा जनक की प्रतिष्ठा और सम्मान से जलते थे और वे धनुष तोड़कर सीता को हासिल नहीं कर पाए थे, इसलिए राम से ईर्ष्या करते थे। इसलिए जनक और राम पर उठ रहे परशुराम के क्रोध को देखकर उनके मन को खुशी मिल रही थी। अगला टॉपिक है विधा से संवाद, मतलब हमें अब कविता में की क्या क्या विशेषताएं हैं उस पर चर्चा करना है। तो कविता का सौंदर्य, कविता की सुंदरता। तो यह जो कविता है वो तुलसीदास द्वारा रचित महाकाव्य रामचरितमानस के बाल कांड का एक अंश है, जहाँ शिव धनुष के टूटने से क्रोधित परशुराम के रोष भरे वाक्यों का उत्तर लक्ष्मण व्यंग वचनों से देते हैं। दोनों के बीच के ये संवाद जो है कविता में नाटकीयता लाते हैं। वहीं संवादों के माध्यम से पूरी कविता एक कथात्मक विकास होता है, मतलब कविता नहीं लगती, वो एक कहानी जैसी लगती है। और संवाद ही चरित्र का निर्माण करते हैं, मतलब हमें सभी कैरेक्टर्स का पता चलता है कि राम का कैरेक्टर कैसा है, जनक का कैरेक्टर कैसा है, परशुराम ऋषि कैसे हैं, बहुत क्रोधी हैं, अहंकारी हैं, वही लक्ष्मण कैसा है, तेज तर्रार है, निर्भीक है, साहस से भरा है। और संवादों से भावों में विविधता भी आती है, अलग अलग भाव, जहाँ डर का भाव है वहीं हंसी खुशी का भाव भी है, वहीं क्रोध का भाव भी है। इस प्रकार ये जो कविता है केवल कविता नहीं है बल्कि यह काव्यात्मक विधा में, मतलब कविता के रूप में संवाद प्रस्तुति, डायलॉग का प्रेजेंटेशन का एक उत्कृष्ट उदाहरण है, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। तो नीचे कविता के संवादों की कुछ विशेषताएं दी गई हैं। उन विशेषताओं को दर्शाने वाली पंक्तियों के उदाहरण हमें कविता से ढूंढ कर लिखना है। जैसे कि राम की विनम्रता। राम की विनम्रता झलकती है जब वो बोलते हैं कि नाथ संबुधनु भंज निहारा, होई ही केहू एक दास तुम्हारा। जब वो बोलते हैं कि आपका ही कोई दास होगा जिसने इस संबुधनु को तोड़ा है। अब परशुराम का रौद्र रूप बहुत जगह दिखता है हमें, जब वो बोलते हैं, वेगी देखाओ मूड न त आजू, उल्टऊ मही जह लही तब राजू। जल्दी से मुझे दिखाओ नहीं तो मैं तुम्हारी सारी जमीन जो है राज्य की उसे उलट कर रख दूंगा। लक्ष्मण का प्रत्युत्तर हमें मिलता है जब वो बोलता है, बहु धनु ही तोरी लरिकाई, कबू ना सिर इसकी गोसाई। तो आपने तो कभी ऐसा गुस्सा नहीं किया, इससे पहले हमने कितने सारे धनुष तोड़े हैं। या फिर पौराणिक संदर्भ मिलता है जब वो सहस्त्रबाहु के बारे में बोलते हैं कि सहस्त्रबाहु समसो रिपु मोरा। सहस्त्रबाहु और परशुराम की शत्रुता के बारे में हमें पुराणों में पढ़ने को मिलता है। नाटकीयता, जब हम बोलते हैं कि सुर मुनि नाग नगर नर नारी, सोचई सकल त्रासुर भारी, सभी डर गए और सबके मन में बहुत चिंता हो गई, तो ये सब बताता है कि कितना नाटकीय लग रहा है। भाव पहचान एवं विश्लेषण। आपने पढ़ा कि राजा जनक की सभा में उपस्थित विभिन्न पात्रों की मनस्थिति अलग अलग है। नीचे दिए गए भावों मनस्थिति को दर्शाने वाली पंक्तियों को कविता से चिन्हित कीजिए और बताइए कि यह भाव किस पात्र से संबंधित है और उसकी इस मनस्थिति का कारण क्या है। आपकी सहायता के लिए एक उदाहरण नीचे दिया गया है। तो देखिए यहाँ पर चिंता इस भाव के से संबंधित इन्होंने एक पंक्ति भी दी है, विधि अब सवरी बात बिगारी। ये सोचा सुनैना ने, सीता की माता ने, क्यों ये मनस्थिति हुई? क्योंकि वो अपनी बेटी के भविष्य को
उसके विवाह के बारे में सोचकर चिंतित और आशंकित थी कि अब आगे क्या होगा। इसी तरह जो दूसरा भाव है क्रोध, वह हमें परशुराम के वाक्य डायलॉग्स में दिखता है कि अति रिस बोले वचन कठोरा कहु जड़ जनक धनुष के तोड़ा। किस मूर्ख ने इस धनुष को तोड़ा है? तो परशुराम यह कहते हैं। और उनके क्रोध का कारण क्या है? क्योंकि उनके गुरु शिवजी का धनुष टूट गया है, तो इसलिए उन्हें क्रोध आया। व्यग्रता, बेचैनी, जब सीता के बारे में कहा गया है कि अरध निमेष कलप संबिता, मतलब सीता बहुत बेचैन हो गई है, व्याकुल हो गई है। परशुराम जिस तरह से गुस्सा दिखा रहे हैं और कह रहे हैं कि जिसने धनुष तोड़ा है उसे अब मेरे सामने लाओ, तो सीता के लिए एक एक पल भारी हो रहा है। वो बहुत व्याकुल और चिंतातुर दिख रही है। भय, उठे सकल भय विकल बुआला, डर के मारे सारे खड़े हो गए। ये सारे राजाओं के लिए, जो सभा में उपस्थित राजा है उनके लिए है। यह भाव आया क्योंकि वो परशुराम के भयानक रूप और उनके क्रोध के कारण डर गए। संयम, विनम्रता, नाथ संबुधनु भंज निहारा, होई ही केयु एक दास तुम्हारा। यह राम से संबंधित है। उसमें बहुत संयम है, विनम्रता है, तभी उन्होंने बहुत शांत होकर अत्यंत नम्र और धैर्य के साथ उनके इस प्रश्न का उत्तर दिया कि धनुष किसने तोड़ा, ना कि गर्व के साथ, अहंकार के साथ तो कहा कि मैंने ये धनुष तोड़ा है। ईर्ष्या, कुटिलता, कुटिल भूप हर्षे मनमाही, ये सब चालाक राजा जो राजा जनक से या राम से प्रतिस्पर्धा कर रहे थे या जो उनसे ईर्ष्या करते हैं, उनके मन में, क्योंकि राम जीत गया तो इस कारण उनके मन में ईर्ष्या आई, या जनक को जो प्रतिष्ठा और सम्मान मिलता है उसे देखकर उन्हें कंपैरिजन आता है कि हमें इतना नहीं मिलता, इसलिए उनके मन में ईर्ष्या का भाव है। अगला है अति डरु उतरु देत नृपु नाही, तो परशुराम के पूछने पर जनक का मौन जो है वह भयजनित है या विवेकपूर्ण निर्णय, संवाद की स्थिति के आधार पर विश्लेषण कीजिए। तो देखिए, सबसे पहले हम ये घटना क्यों हुई, कब हुई, इसके बारे में लिखते हैं। तो जैसे कि जब परशुराम ने शिव धनुष के खंड को जमीन पर पड़ा देखा तो वो बहुत क्रोधित हो गए और जनक से बोले कि जिसने यह शिव धनुष तोड़ा है उसे मेरे सामने लाओ, नहीं तो मैं तुम्हारे घर राज्य की जमीन को उलट कर रख दूं। तो उनकी बात सुनकर भयभीत राजा जनक चुप रह गए। तो इसका कारण क्या था? क्योंकि वह परशुराम के क्रोधी स्वभाव से अवगत थे। वो उनकी शक्ति को भी बहुत अच्छे से जानते थे कि वो कितने शक्तिशाली हैं। उन्हें डर था कि यदि उन्होंने राम का नाम बता दिया तो वे उसे मार डालेंगे। तो यह जो स्थिति है वो भय और चिंता से जनित है, ना कि विवेकपूर्ण निर्णय है। अगला है काव्य पंक्ति और भाव। रे नृप बालक काल बस बोलत तो ही न संभार, धनुहि सम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसार। तो यदि आप इन पंक्तियों को मंच पर बोलते तो आपके चेहरे पर कौन सा भाव होता? तो देखिए, जब हम इन पंक्तियों को मंच पर बोलते तो ऑब्वियसली आप बहुत गुस्से में बोलते तो आपके चेहरे पर क्रोध होता, और जब हम गुस्से में बोलते तो हमारी आवाज़ धीमी नहीं होती है बल्कि तेज होती है, तीक्ष्ण होती है और उसमें कठोरता भी रहती है। और जब हम गुस्से में बोलेंगे तो आंखें गुस्से से लाल हो जाएंगी, हमारी आंखें गुस्से से लाल हो जाएंगी, बड़ी बड़ी हो जाएंगी, और जो भौहें हैं हमारी वो तन जाएंगी। तो ये सारे भाव हमारे चेहरे पर रहेंगे। ख है, आपने अनुभव किया होगा कि इस कविता में परिस्थिति बस सिचुएशनली प्रत्येक पात्र पर हर एक कैरेक्टर एक अलग भाव का प्रतिनिधित्व करता है, उसको प्रेजेंट करता है। तो निम्नलिखित पात्रों को आप कौन कौन से भावों द्वारा प्रदर्शित करेंगे? परशुराम क्रोध, रौद्र भाव अहंकार दिखाता है, शक्ति का प्रदर्शन है वहां पर। जनक जो है वो भय, चिंता और संयम भी रखा है उन्होंने, कहीं पर भी उन्होंने तेज आवाज में बात नहीं की है। लक्ष्मण जो है वह क्रोध है, उसमें व्यंग है, साहस भी है कि वो परशुराम के सामने इस तरह से बोल रहा है। निर्भीकता है, बिना डरे वो इस तरह से बात कर रहा है। जबकि राम जो है उनका जो भाव है वो है विनम्रता, संयम, कंट्रोल है, शांत भाव है। और जो सभा में अन्य उपस्थित राजा हैं वो बताते हैं भय के भाव को, व्याकुलता के भाव को और असहायता। उनको समझ में नहीं आ रहा है कि अब किस तरह से अपनी मदद करें। अगला है विषयों से संवाद। सभा में परशुराम के प्रति राम के व्यवहार से उनकी विनम्रता, मर्यादा, धीर और उदात्त चरित्र के संबंध में पता चलता है, जो किसी भी कुशल शासक के लिए आवश्यक है। आपको किन किन परिस्थितियों में इन विशेषताओं का परिचय देना पड़ता है, चर्चा कीजिए और लिखिए। तो देखिए, एज ए स्टूडेंट आपको भी कई बार इन गुणों का प्रदर्शन करना पड़ता है जब आपके टीचर या आपके माता पिता बहुत क्रोधित हो जाते हैं और बिना पूरी बात सुने आपको डांटने लगते हैं। ऐसे समय अगर आप भी चिल्लाने लगेंगे, झगड़ने लगेंगे, तो
बात बिगड़ सकती है। तो ऐसे समय आपको शांत रहना पड़ता है, विनम्रता, आदर, मर्यादा के साथ चुप रहना पड़ता है थोड़ी देर के लिए, और फिर धीमे से आदर के साथ आपको जो घटना हुई है, जो कारण है आपने ऐसा व्यवहार क्यों किया, वो बताना होता है। ऐसे ही जब आपके छोटे भाई-बहन आपके साथ किसी बात पर रूठ जाते हैं, तो उस समय भी कई बार आपको धैर्य और उदात्त भाव, बड़ा मन रख के व्यवहार करना पड़ता है, ना कि क्रोध करना। तो ये आप यहाँ पर लिख सकते हैं। प्रश्न 2, कविता में वर्णित प्रसंग सीता स्वयंवर की सभा का है। प्राचीन भारतीय समाज में वर चयन के लिए स्वयंवर की प्रथा प्रचलित थी। इसके अनेक उदाहरण मिलते हैं। ऐसी किसी एक पौराणिक, ऐतिहासिक आदि घटना या प्रसंग का वर्णन कीजिए जिससे स्वयंवर विधि द्वारा विवाह की जानकारी मिलती है। ऐसा प्रसंग हमें महाभारत की कथा में मिलता है, जब राजा द्रुपद ने अपनी बेटी द्रौपदी के विवाह के लिए स्वयंवर का आयोजन किया था। तो यहाँ पर एक शर्त रखी गई थी कि जो वीर योद्धा एक यंत्र पर घूमती हुई मछली की आंख को केवल उसके प्रतिबिंब को देखकर धनुष से भेद देगा, वही द्रौपदी से विवाह करेगा। कई राजाओं, राजकुमारों ने इसमें भाग लिया, लेकिन कोई भी सफल नहीं हो सका। उस समय अर्जुन, जो वो अपने अज्ञातवास में थे इसलिए ब्राह्मण के वेश में थे, उन्होंने बहुत एकाग्रता और कौशल के साथ अपनी धनुर्विद्या का प्रदर्शन किया और लक्ष्य को भेद दिया, और इस तरह से द्रौपदी के साथ उनका विवाह हुआ। तो जो वर है उसके कौशल का, उसकी योग्यता का सही अनुमान लगाने के लिए इस तरह की शर्त या इस तरह की परीक्षाएं स्वयंवर में रखी जाती थी। अगला टॉपिक है सृजन मतलब क्रिएटिव राइटिंग। इसमें पहला प्रश्न है, परशुराम के क्रोध को देखकर सीता और उसकी माता सुनैना दोनों चिंतित हैं और सीता के लिए एक एक पल युग के समान भारी और लंबा प्रतीत हो रहा है। उनकी मनस्थिति का अनुमान लगाते हुए उस क्षण दोनों के बीच चल रहा मौन संवाद लिखिए। तो यहाँ पर आपको डायलॉग राइटिंग लिखना है। किनके बीच में? सीता और उसकी माँ के बीच में। तो हम लिख सकते हैं कि जैसे कि सुनैना, आप अपने मन से भी कुछ और भी इसमें जोड़ सकते हैं। सुनैना कहती है, मेरा मन किसी आशंका से आतंकित है, मतलब कुछ अनहोनी होने वाली है। तो सीता कहती है, माँ मुझे भी बहुत डर लग रहा है, मैं बहुत बेचैन हूँ, अनईजी हूँ। तो सुनैना कहती है, हाँ बेटी, सब कुछ कितना अच्छा चल रहा था और अचानक विधि ने यह क्या कर दिखाया। तो सीता कहती है, पता नहीं क्या अनहोनी होने वाली है, ये सोच सोच कर मेरा मन बैठा जा रहा है, मुझे बहुत डर लग रहा है। तो सुनैना कहती है, परशुराम के क्रोध और शक्ति से तो सभी परिचित है, पता नहीं अब वे क्या करेंगे। तो सीता कहती है, हाँ माँ, मेरा दिल जोरों से धड़क रहा है, मेरे प्रभु राम के साथ कुछ भी अनर्थ नहीं होना चाहिए माँ। तब सुनैना उसको हिम्मत देते हुए कहते कि हिम्मत रखो बेटी, सब कुछ ठीक होगा, कोई ना कोई हल, सॉल्यूशन निकल ही आएगा। दूसरा प्रश्न है, सभा में हो रहे संवाद को दूर बैठी सीता, राजा जनक और अन्य लोग भी सुन रहे थे। अपनी कल्पना और अनुमान के आधार पर लिखिए कि उस समय सीता के मन में किस तरह के भाव उत्पन्न हो रहे होंगे। सीता के दृष्टिकोण से पूरी घटना का विश्लेषण कीजिए। तो देखिए, सबसे पहले जब सीता ने परशुराम जी को प्रणाम किया और उन्होंने उन्हें आशीर्वाद दिया, तो उनका मन प्रसन्नता से भर गया, है ना। विश्वामित्र ने भी राम लक्ष्मण का परिचय परशुराम जी से करवाया, उन दोनों ने भी परशुराम जी को प्रणाम किया और उन्होंने उन्हें भी आशीष दिया, तो सीता को बहुत खुशी हुई। पर जब परशुराम ने शिव धनुष के टूटने से क्रोधित होकर पूछा कि किसने तोड़ा है और दोषी को अपने सामने आने के लिए कहने लगे, तो सीता का मन भावी आशंकाओं से और भय से बेचैन हो गया। पर जब राम ने विनम्रता से परशुराम जी से बात की, तो उन्हें गर्व हुआ कि कितने अच्छे हैं राम, बिल्कुल भी घमंड नहीं है, और कितने सम्मान के साथ वो परशुराम जी से बात कर रहे हैं। अब परशुराम ने कहा कि उन्हें अपना सेवक नहीं बहुत बड़ा दुश्मन कहने पर वो भयभीत हो गई फिर से, कि फिर तो राम को वो अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानते हैं। और फिर लक्ष्मण के प्रत्युत्तर ने उनकी चिंता को और बढ़ा दिया। तीसरा प्रश्न है, कविता में सभा में उपस्थित राजाओं ने अपनी वीरता, पराक्रम आदि का उल्लेख करते हुए अपना परिचय दिया, अपना इंट्रोडक्शन दिया। अगर आपको अपना परिचय देना होगा, अपना इंट्रोडक्शन देना हो, तो आप अपना परिचय किस प्रकार देना उचित समझेंगे? अपना परिचय देते हुए कुछ वाक्य लिखिए जिससे आपके व्यक्तित्व की महत्वपूर्ण बातों, मतलब आपकी जो क्वालिटीज़ हैं, आपकी पर्सनालिटी की जो स्पेशलिटीज़ हैं, वो सामने आए। तो यह जो है, यह आप खुद कर सकते हैं बच्चों। यहाँ पर आपको अपना नाम बताना है, अपने पिता का नाम बताना है, फिर आपकी जो क्वालिटीज़ हैं, आपको के आपके जो गुण हैं, आपकी जो विशेषताएं हैं, जो क्वालिटीज़ हैं, उनके बारे में आपको बताना है। अगर आप किसी खेल में अच्छे हैं या आप क्रिएटिव राइटिंग में अच्छे हैं, तो वो भी आप लिख सकते हैं।
अगला है भाषा से संवाद। यहाँ पर हम ग्रामर से रिलेटेड टॉपिक करेंगे, व्याकरण की बात। तो नीचे दी गई पंक्तियों को ध्यान से पढ़िए। देखत भृगुपति वेशु कराला, बोले परसुधरहि अपमाने, सुनी रिसाई कर भृगुकुल केतु। तो यहाँ पर भृगुपति मतलब भृगु के राजा, परसुधरहि मतलब परसु, परसु मतलब फरसे को धरने वाले, भृगुकुल केतु, भृगुकुल के केतु वहाँ उसकी पताका या ध्वज के समान। तो यहाँ पर परशुराम को विभिन्न नामों से संबोधित किया गया है, जैसे भृगुपति, परशुधर और भृगुकुल केतु। इसी तरह इस कविता में और भी कई विशेषताएं हम देख सकते हैं, जैसे कि दोहा चौपाई का क्रम से होना, बिना वक्ता का नाम बताए उसका कथन कह देना, मुहावरों का योग, आई खुटानी जैसे शब्द मुहावरा है उनका उपयोग आदि। तो इस कविता की कुछ और विशेषताएं हैं और उनके एक एक उदाहरण दिए गए हैं और एक एक उदाहरण आपको लिखना है। जैसे कि अनुप्रास अलंकार, जब एक ही वर्ण की व्यंजन की आवृत्ति, जैसे अरि करनी, करी लड़ाई, यहाँ पर अनुप्रास अलंकार होगा। ऐसा ही एक और उदाहरण है बहुरी बिलोकी, यहाँ पर ब का रिपीटेशन हुआ है, कहहु काह, यहाँ पर क का रिपीटेशन हुआ है, तो यह अनुप्रास अलंकार का एग्जाम्पल होगा। दूसरा है अतिशयोक्ति अलंकार, बात को बढ़ा चढ़ाकर कहना। जैसे कहा जा रहा है कि अरध निमेष कल्प संबिता, एक युग के समान बीत गया, इतना तो नहीं लगेगा ना, राइट। आधा पल है वो भी, उसको हम एक युग के समान बीता, ये बहुत बड़ा चढ़ा के बात हुई। तो ऐसे ही जब वो बोलते हैं जनक से कि उल्टऊ मही जह लही तब राजू, तो मैं तुम्हारी जो भूमि है राज्य की उसको पूरा उल्टा कर दूंगा, तो क्या यह पॉसिबल है? नहीं। तो यहाँ पर ये अतिशयोक्ति अलंकार होगा। ऐसे ही रूपक अलंकार मतलब रूप का आरोपण करना, किसी एक चीज को दूसरे के समान बता देना। जैसे यहाँ पर पैर को कमल ही बता दिया है, समान नहीं बताया बल्कि कमल ही कह दिया है। इसी तरह एक और है रूप अपार मार मदलोचन, मतलब मार, मार मतलब कामदेव के अहंकार को नष्ट करने के जैसा रूप बता दिया है। तो यहाँ पर नष्ट करने वाला बता दिया गया है, तो यहाँ पर रूपक अलंकार होगा। अगला देखते हैं बहुभाषिकता। तो यहाँ पर यह जो कविता है वह अवधी भाषा में लिखी गई है, जो कि हिंदी भाषा का ही एक स्वरूप है और उत्तर प्रदेश के अनेक स्थानों पर बोला जाता है। कविता में ऐसे बहुत से शब्द आए हैं जो अवधी भाषा के हैं। ऐसे शब्दों की पहचान करके उन्हें खड़ी बोली हिंदी रूप में लिखना है, और आप अपनी लैंग्वेज में कौन से शब्द प्रयुक्त करते हैं उन्हें भी लिख सकते हैं आप यहाँ पर। तो जैसे अवधी में कोही है, खड़ी बोली में से क्रोधी कहते हैं, और हम हिंदी में बोल सकते हैं, हम जो बोलने की भाषा है उसमें गुस्सेल। वैसे ही वेशु, वेशु के लिए वेश है, और बोली की भाषा में हम बोल सकते हैं रूप, रूप और पहनावा। ऐसे और कुछ शब्द मैंने यहाँ पर निकाल कर लिखे हैं, जैसे अरध, अरध मतलब आधा, हमारी भाषा में भी हम इसे आधा बोलते हैं। अगर आप मराठी, पंजाबी, अन्य भाषा बोलते हो तो आप उस भाषा में भी लिख सकते हैं। रिपु, रिपु मतलब शत्रु, हम दुश्मन भी कहते हैं इसे। बहु, बहु मतलब बहुत, हम ढेर भी कहते हैं, ढेर सारे हैं। के, किसने, किसने। वेगी, जल्दी, उसे हम जल्दी कहते हैं। रिस मतलब क्रोध, हम उसे गुस्सा भी कहते हैं। मुनि, मुनि मतलब ऋषि, हम साधु भी कहते हैं। स्वभाव, स्वभाव मतलब स्वभाव, आप इसे स्वभाव भी कह सकते हैं। ढोटा, ढोटा के लिए हम बोलते हैं बालक, जिसे खड़ी बोली में बच्चा भी कहा जा सकता है। अगला है लोक में भाषा मतलब लोकोक्ति। नीचे कोष्टक में कविता से कुछ शब्द चुनकर दिए गए हैं, उन शब्दों से संबंधित लोकोक्ति, कहावत और उनका अर्थ लिखकर स्वतंत्र वाक्यों में प्रयोग कीजिए। आपकी सहायता के लिए एक एग्जाम्पल भी उन्होंने दिया है, जैसे मन से उन्होंने बनाई है लोकोक्ति। मन के जीते जीत है, मन के हारे हार, मतलब आत्मविश्वास, साहस और मनोबल से ही सफलता निश्चित होती है। आत्मविश्वास रखना है हमें, अगर आत्मविश्वास नहीं रखा तो हम जीत से पहले ही हार जाएंगे। तो कोई भी काम करते समय हिम्मत से काम लेना चाहिए, क्योंकि मन के जीते जीत है और मन के हारे हार। ऐसे ही राम के लिए हम बोल सकते हैं मुंह में राम, मुंह में राम बगल में छुरा, मतलब जो लोग ऊपर से तो मीठी मीठी बातें करते हैं और मन में वो ईर्ष्या कपट रखते हैं, तो इसके लिए हम लिख सकते हैं कि उसकी बातों पर ना जाना, उसके मुंह में राम है और बगल में छुरी, मतलब वो बातों में तो तुम्हारा बहुत हितकर लगेगा, तुम्हारा ध्यान रखने वाला, तुम्हारी चिंता, पर अंदर से उसके मन में कपट है। ऐसे ही राजा के लिए हम बता सकते हैं जो लोकोक्ति है, अंधेर नगरी चौपट राजा, मतलब ऐसा राज्य जहाँ की शासन व्यवस्था बहुत बेकार हो और राजा भी मूर्ख हो। तो कुछ ही दिनों में आप लिख सकते हैं, अगर किसी स्कूल में अनुशासन नहीं है तो वहाँ का
जो जगह है वो अंधेर नगरी चौपट राजा है, या फिर हम लिख सकते हैं कि कुछ दिनों में हमारे देश के हालात ऐसे हो जाएंगे जैसे अंधेर नगरी चौपट राजा। तो हमें बहुत ध्यान रखना होगा कि हमारे देश में भी नियमों कायदों का पालन हो। इसी तरह बात बात से होता है बात का बतंगड़ बनाना, मतलब छोटी सी बात को बड़ा चढ़ा देना। तो कुछ लोगों को बात का बतंगड़ बनाने की आदत होती है, तो ऐसे लोगों से बचकर रहना चाहिए। ऐसे ही सिर मुंडाते ही ओले पड़े, मतलब कोई कार्य शुरू करते ही कोई समस्या आ जाए तो हम उसको ये लोकोक्ति के द्वारा हम बताते हैं। जैसे अभी कल ही उसका विवाह हुआ और आज उसकी नौकरी चली गई। सच ही है, सिर मुंडाते ही ओले पड़े। अगला है गद्य रूप, मतलब यहाँ पर हमने कविता में जो लाइनें लिखी हैं उनको हमें गद्य रूप में परिवर्तित करना है। तो नीचे लिखी चौपाई को पढ़िए। नात शंभु बनु भंज निहारा, हो ही केहु एक दास तुम्हारा। आयसु काह कही किन मोही, सुनी रिसाई बोले मुनि कोही। तो इस चौपाई को अगर हम गद्य रूप में लिख सकते हैं, जैसे कि इसमें राम परशुराम से विनम्रता पूर्वक कहते हैं, हे नाथ, शिव धनुष को तोड़ने वाला आपका ही कोई एक दास होगा, आपकी क्या आज्ञा है, मुझसे क्यों नहीं कहते। राम की यह बात सुनकर क्रोधित परशुराम कहते हैं। तो ऐसे ही आप नीचे दी गई चौपाई को गद्य रूप में लिखिए। तो क्या लिखा है यहाँ पर, अति डरु उतरु देत नृप नाही, कुटिल भूप हर्षे मन माही। सुर मुनि नाग नगर नर नारी, सोचे ही सकल त्रास उर्वारी। तो यहाँ पर परशुराम के क्रोध भरे वचनों को सुनकर अति भयभीत होकर राजा जनक मौन ही रहे, उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया। तो उनकी चुप्पी को देखकर सभा में उपस्थित कुछ कुटिल और चालाक राजा मन ही मन खुश हो रहे थे, क्योंकि वे राजा जनक की प्रतिष्ठा और सम्मान से ईर्ष्या करते थे। वहीं परशुराम के क्रोध को देखकर सभी देव, नागकुल के लोग, नगर के नर नारी चिंतातुर हो गए। उन सभी का हृदय भय और तनाव से भर गया था। उसके बाद में यह एक्टिविटी है, यह कविता संवाद का सुंदर उदाहरण है। तालिका में दिए गए कथनों को पढ़कर बताइए कि कौन सा कथन किसका हो सकता है। अपनी समझ से सही का चिन्ह लगाइए। तो शिव के धनुष को तोड़ने वाला आपका कोई दास ही होगा, यह बोला था राम ने। विधाता ने बनी बनाई बात बिगाड़ दी, ये सीता की माँ सुनैना कह रही थी। सेवक वह होता है जो सेवा का काम करे, ये परशुराम बोलते हैं राम से। इस कारण ये सब राजा आए हैं, यह जनक बताते हैं। बचपन में हमने ऐसी बहुत सी धनुहियां तोड़ डाली हैं, ये लक्ष्मण कहते हैं परशुराम से। क्या आज्ञा है, मुझसे क्यों नहीं कहते, ये राम कहते हैं परशुराम से। कहो जनक, किस कारण यह भीड़ है, यह परशुराम पूछते हैं जनक से। इसी धनुष पर इतनी ममता क्यों है, यह लक्ष्मण पूछते हैं परशुराम से। आपको मेरा यह वीडियो कैसा लगा, कमेंट में ज़रूर लिखें। यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। आप किन टॉपिक्स पर वीडियो देखना चाहते हैं यह भी बताएं। अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।